देखो अपनी काफ़ी दिनों बाद आज क्लास हो रही है, मतलब एक मंथ की वो अपन ने हॉलीडे कर लिया, कुछ रीजंस की वजह से क्लास नहीं ले पाया। तो अपन ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, मैंने दोस्त, ये अपन ने डेमो क्लास में भी किया था, आपको पता है। और आपकी एक क्लास हो चुकी है यहाँ पे दोस्त की, दोस्त रसगुण आदि में संबंध हो गया था। और यहाँ तक हो गया था, यहाँ पे क्या आवाज़ नहीं आने लगी थी, दोस्तों का ऋतु के साथ संबंध, ये अपन कर रहे थे और आवाज़ बीच में कटने लग गई थी। तो अपन ने क्लास कर दी डिसमिस बीच में, यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों का ऋतु के साथ संबंध। इससे पहले अपन ने क्या किया था, इससे पहले अपन ने किया था कि भाई ट्रिक्स थी, ऋतुएं याद करने की ट्रिक्स थी। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये अपनी ट्रिक्स याद थी कि शिवजी वसे, शिवजी यानी सी यानी शिशिर, वैसे वसंत, जी की जगह ग्रीष्म कर दिया, वैसे वर्षा, सैसे शरद, हे से हेमंत, ये ट्रिक्स थी। अपन ने ट्रिक्स याद कर लेते। तो कौन सी ट्रिक, मतलब कौन सी ऋतु में कौन सा दोष डोमिनेंट रहता है, संचय किस ऋतु में होता है, प्रकोप किस ऋतु में होता है, प्रकोप काल कौन सी ऋतु में होता है, ये सारी चीज़ें अपन आज स्टडी करेंगे। तो आ जाते हैं वापस, यहाँ पे देखो दोष, तो यहाँ पे दोषों का ऋतु के साथ संबंध। अब समझो इसी को, संबंध यानी रिलेशन क्या है, रिलेशन मीनिंग कनेक्शन क्या है दोनों में भाई। जैसे कि यहाँ पे 6 ऋतुएं आपको पता है, 6 ऋतुएं हैं, दोष कितनी है? 3। तो कौन सी ऋतु में संचय यानी एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना, किसी मतलब कौन सी ऋतु में कौन सा दोष इकट्ठा होगा, अपनी बॉडी में संचय किसका होगा, कौन, जैसे कि वात दोष का संचय कौन सी ऋतु में होगा, पित्त दोष का संचय कौन सी ऋतु में होगा, और कफ दोष का संचय कौन सी ऋतु में होगा। प्रकोप, प्रकोप यानी प्रकुपित होना, ठीक है, मतलब मात्रा से बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना, रोग उत्पत्ति वाली स्थिति में पहुंच जाना, प्रकोप होना। समन, समन यानी शांत हो जाना, शांत यानी मतलब जितना नॉर्मल बॉडी में होता है उस हिसाब से डाउन हो जाना, नॉर्मल अवस्था में आ जाना, ठीक है। तो समन मतलब प्रशमन, मतलब शांत हो जाना। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, संचय, प्रकोप, समन। तो भाई कौन सी ऋतु में संचय होता है, कौन सी ऋतु में प्रकोप होता है, कौन सी ऋतु में समन होता है, किसका? वात का, पित्त का, कफ का, क्योंकि अपना टॉपिक क्या है? दोषों का ऋतु के साथ संबंध। ये अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से समझाया हुआ है। आपको अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 3 अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ दोबारा से समझाऊंगा, ध्यान से देखो। वात, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भाई वात दोष का संचय ग्रीष्म ऋतु में होता है, लेकिन क्यों होता है, ये सवाल भी तो उठता है कि क्यों होता है वात दोष का संचय ग्रीष्म ऋतु में। क्योंकि वात के गुण क्या है? वात के गुण है तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म च अनिल। ये अष्टांग हृदय का पहले चैप्टर का श्लोक है कि तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म च अनिल है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? उष्णता, मतलब रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, मतलब रुक्षता, रुक्ष पदार्थ है ना, तत्र रुक्ष, तो रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो वात का गुण बढ़ा हुआ है, तो संचय हो रहा है। शीत, अपन सर्दियों में जो गर्मी है, सॉरी सर्दी नहीं, गर्मी, गर्मी में क्या करते हैं? फ्रिज का पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, तभी तो अपन थोड़ा अच्छा लगता है अपन को, तभी तो मतलब संचय हो रहा है। तो वात का संचय, क्यों? वात प्रधान, ऐसे ही फल, ऐसे ही औषधि, क्योंकि उनका वीर्य सूक्ष्म का है, मतलब उनकी जो उष्णता, उनका मतलब जो था ना, एक तरीके से स्निग्धपन है, उनका जो गीलापन है, सूर्य की किरणों ने सोख लिया। तो हर चीज में, औषधि में, प्लांटों में, पादपों में, मतलब भोजन में, हर तरीके से रुक्षता है, मतलब शुष्कता उत्पन्न करने वाले गुण है। तो अपनी बॉडी में भी शुष्कता उत्पन्न होगी, मतलब वात का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वात इकट्ठा हो रहा है, तो वात का संचय हो गया। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? वात का संचय होता है। अब प्रकोप, अब देखो संचय हो गया, जैसे किसी अपन टंकी है कोई पानी की, ठीक है, उसमें वात का संचय हो गया, मतलब पानी, मतलब समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पानी की टंकी है, उसमें हमने पानी इकट्ठा कर लिया, क्लियर बात, पानी इकट्ठा कर लिया, उसको भर लिया फुल। अब उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो उफन जाएगी, मतलब उसमें से पानी निकलने लग जाएगा। उसी तरीके से प्रकोप में होता है, क्योंकि बॉडी जितना संचय करना चाहती थी उतना तो संचय कर लिया, किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। अब प्रकोप हो रहा है, मतलब वात का और ज्यादा संचय होगा, तो मतलब बढ़ जाएगा, मतलब बॉडी में वात फैलने लग जाएगी, प्रकोप हो जाएगा, हर जगह वात प्रभावित हो जाएगा, मतलब वात दूषित करेगा पूरी बॉडी को, तो प्रकोप हो गया। तो वर्षा ऋतु में, अगली ऋतु में, तो क्योंकि जस्ट एक्यूमुलेशन के बाद में ही अगली ऋतु में वात इकट्ठा हो रहा हो, तो अपन वात का सेवन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वात का प्रकोप हो गया। फिर अगली ऋतु है शरद। अब शरद ऋतु का मीनिंग क्या है? शरद ऋतु में कौन सी नवंबर में आती है? सितंबर और अक्टूबर। शरद ऋतु में मतलब सितंबर और अक्टूबर में आती है। तो उसमें क्या हो जाता है? एक तरीके से देखो, वर्षा ऋतु में क्या हो गया था? बारिश हो गई थी, बारिश से फल अच्छे वीर्यवान गुणवान हो गए थे, एक तरीके से धूप भी अच्छी पड़ने लगी है, मीडियम सी, जो ना शरीर को चुभती है, मतलब मीडियम धूप, और एक तरीके से नॉर्मल अवस्था आ जाती है जो वात के गुणों के विपरीत होती है। तो एक तरीके से शरद में उसका क्या हो जाता है? समन हो जाता है। तो कंटिन्यूस 3 ऋतुएं हैं,
वात का ग्रीष्म ऋतु में संचय, प्रकोप वर्षा ऋतु में और समन शरद ऋतु में। तो ट्रिक्स याद करवाई दी थी मैंने, सीक्वेंस से याद नहीं, शिवजी वसे उस हिसाब से आपको याद कर लेना है। अब देखो पित्त, पित्त का वर्षा ऋतु में संचय मतलब एक्यूमुलेशन होना, इकट्ठा होना। क्यों हो रहा है भाई पित्त का वर्षा ऋतु में ही एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है? पित्त क्या होता है? एक तरीके से इकट्ठा होना। क्यों कि वर्षा ऋतु में क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो एक तरीके से कोई भी पादप है उगेगा। अपन लोग ना भाई वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे लगाओ, अपन यही तो बोलते हैं। वर्षा ऋतु में एक तरीके से क्या हो जाती है, बाहरी मौसम तो क्या होता है, बादलों से घिरा हुआ होता है, ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा होता है एक तरीके से बाहरी मौसम, लेकिन पित्त संचय हो रहा है। क्यों? समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें यह है कि बाहरी मौसम ठंडा ही है, कोई भी प्लांट, कोई भी औषधि अपन जो भोजन करेंगे वो क्या है कि बारिश से भीगे हुए होते हैं, मतलब कच्चे होते हैं, पके नहीं होते पूर्ण। अब वो कच्ची चीज़ अपन कोई भी चीज़ खाते हैं ना, कच्ची चीज़, तो पेट में जाके क्या करती है? दाह पैदा करती है, जलन पैदा करती है। उस जलन की वजह से मतलब पित्त क्या हो जाता है? विदग्ध हो जाता है, ठीक है, तो जलन पैदा करता है। उस वजह से अपनों क्या होता है, यहाँ पे पित्त का संचय होता है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। क्लियर? अब देखो अगली ऋतु क्या होती है? प्रकोप। प्रकोप यानी बढ़ जाना। अब यहाँ पे संचय हो गया वर्षा, तो वर्षा के बाद में कौन सी ऋतु आती है? शरद। शरद में क्या होगा? प्रकोप। प्रकोप क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे शरद ऋतु में क्या हो जाता है? अब बादल हट गए, बादल हट गए, बरसात भी खत्म हो गई। तो बरसात जैसे ही खत्म होती है तो एकदम गर्मी सी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि भाई गर्मी बढ़ जाती है दोबारा से बरसात खत्म होने के बाद में, क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं अपनी ज़मीन पे। तो उस वजह से पहले ही टंकी भरी हुई है पानी की, उसमें और पानी डालोगे तो उफनेगी। उसी तरीके से पहले ही पित्त जमा हुआ है बॉडी में, उसमें और पित्त डालोगे मतलब और उष्णता डालोगे तो फैल जाएगा, मतलब प्रकोपित हो जाएगा। तो शरद ऋतु में प्रकोप हो जाता है। फिर अगली ऋतु क्या है? हेमंत। हेमंत में क्या स्टार्ट हो जाती है? सर्दियाँ। अब सर्दियों में तो वैसे ही अपन को पित्त की जरूरत होती है, मतलब उष्णता की जरूरत होती है, तो वो समन हो जाता है, मतलब बॉडी एडजस्ट कर लेती है, वो साम्य अवस्था में आ जाता है, ठीक है। अब है कफ। कफ में क्या होता है भाई? एक तरीके से कफ का इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन होना। तो आप यहाँ पे हेमंत भी लिख सकते हो और सीसर भी लिख सकते हो। भाई हेमंत और सीसर ऋतु में क्या होता है? कफ का इकट्ठा होना। कैसे, क्यों होता है भाई? समझो। सर्दियों में क्या होती है कि भाई जो मतलब सर्दियों में क्या होता है, अपनी त्वचा ना और ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से क्या होगा कि जो अंदर की जो छिद्र अपनी त्वचा की स्किन के वो बंद हो जाते हैं। अपन ने देखा होगा ना कि भाई अपनी सर्दियों में अपन एक नाखून से लाइन से खींचते हैं स्किन पे, और एक लाइन से ऐसे ऐसे दिख जाती है ड्राइनेस, यहाँ रूखी सूखी है, तो अपन लोशन लगाते हैं कि ड्राइनेस दूर रहे। तो ये क्या हो जाता है, उससे क्या छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्र बंद हो गए तो बॉडी की जो ऊष्मा है बाहर नहीं निकल पाती। अब जब बॉडी की ऊष्मा बाहर नहीं निकली तो सिंपल सी बात है, अग्नि बढ़ गई। अब अग्नि बढ़ गई तो अपन को चाहिए भोजन अच्छा अच्छा, क्योंकि पेट में अब जो जाएगा पचेगा। तो सर्दियों में क्या करते हैं अपन? खूब खाते हैं घी के लड्डू, रसगुल्ले, जलेबी, ठीक है, घी, तेल, वसा, मांस, चिकन, अंडे, मतलब जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। उससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल को अपन कफ की संज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन एक तरीके से ऐसे समझो कि कफ बढ़ रहा है, मतलब श्लेष्मा बढ़ रहा है। मतलब अपन घी, तेल, वसा, मज्जा खा रहे हैं तो कफ बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। स्निग्ध पदार्थ खा रहे हैं तो कफ, मतलब इतनी जरूरत ज़्यादा मात्रा में अपन ने सेवन किया कि वो कफ का एक्यूमुलेशन हो गया। एक तो नॉर्मल व्यक्ति 2 रोटी खाता है घी लगा के, सर्दियों में वही आदमी मतलब घी ज़्यादा खा रहा है, तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कफ का इकट्ठा हो रहा है, मतलब सीसर ऋतु में उसका इकट्ठा हो गया। अब है बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु में क्या होता है भाई? क्योंकि सीसर के बाद में बसंत आती है। बसंत में क्या होता है? प्रकोप होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना भी अपन ने कफ इकट्ठा किया था, श्लेष में इकट्ठा किया था अपनी बॉडी में, वो क्या होगा? क्योंकि बसंत ऋतु में सूरज की किरणें बढ़ने लग जाती है, उष्णता बढ़ने लग जाती है, तो वो जो कफ जमा हुआ था ना, मतलब अपनी श्वास नलियों में, धमनियों में, जो भी खां भी जहाँ भी वो मतलब वो कफ जमा हो तो पिघलने लग जाता है। अब कोई भी चीज़ मतलब जमी हुई चीज़ तो एक जगह स्थिर रहती है, अब पिघली हुई चीज़ तो चारों तरफ फैल जाती है, तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, कफ पूरी बॉडी में फैल जाएगा, मतलब प्रकोप हो गया, रोग अवस्था उत्पन्न वाली स्थिति आ गई। तो वसंत ऋतु में प्रकोप हो जाता है। फिर अगले ऋतु में क्या हो जाता है? ग्रीष्म। ग्रीष्म में क्या हो जाता है? कफ तो ऑटोमेटिक सूख जाता है। क्यों? श्लेष्मा सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा है तो सारे श्लेष्मा को सोख लेती है और सामान्य अवस्था में आ जाता है बॉडी। तो सिंपल सी बात है, ग्रीष्म अवस्था में कफ का समन हो जाता है। तो ये है संबंध है दोषों का ऋतु के साथ संबंध। बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन आप समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो कॉम्प्लिकेशन बना रहेगा। कोशिश करना बार बार रिपीट करके देखना वीडियो की। अष्टांग हृदय में भी है, फिजियोलॉजी में भी है, एनाटोमी में भी है, और ये आगे भी आएगा, ठीक है, षडक्रिया काल में भी आएगा, तो वहाँ भी समझना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आपको डॉक्टर बन रहे हो, एक बात बताऊँ मैं आपको, आप डॉक्टर बन रहे हो। डॉक्टर बनने में क्या होता है कि यहाँ पे जब भी यहाँ प्रकोप होता है भाई, मतलब वात दोष का प्रकोप वर्षा ऋतु में, पित्त दोष का प्रकोप शरद ऋतु में है, और कफ दोष का प्रकोप बसंत ऋतु में। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे
तो वात की सबसे बड़ी बेस्ट चिकित्सा क्या है? बस्ती। तो प्रकोप के टाइम पे बस्ती कर दो, सिंपल सी बात है, रोग उत्पन्न ही नहीं होगा। पित्त की बेस्ट चिकित्सा क्या है? ये पहले चैप्टर में बताई हुई है अष्टांग हृदय में। भाई वात की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? शोधन की, बस्ती। पित्त की क्या है? विरेचन। और कफ की क्या है? बमन। तो यहाँ पे प्रकोप के वर्षा ऋतु में बात के लिए बस्ती करवा दी, पित्त के लिए शरद ऋतु में विरेचन करा दिया, कफ के लिए वसंत में बमन करा दिया, तो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। ये फैक्ट है, यही आयुर्वेदा का सिद्धांत है एक तरीके से, कि व्यक्ति को बोलते ना स्वस्थ से व्यक्ति स्वास्थ्य रक्षण मात्र से विकार प्रश्न, कि रोगी को रोग उत्पन्न ही नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस समय कब संचित हो रहा है, इस समय कब प्रकोपित हो रहा है, तो उस समय उसी का ट्रीटमेंट कर दो। ट्रीटमेंट क्या? पहले से पंचकर्मा ले लो, रोग उत्पन्न ही नहीं होगा। तो ये शोधन काल भी आपको पता होना चाहिए। तो शोधन काल कौन सा है? जो प्रकोप का टाइम है वही शोधन काल है। तो वात का शोधन काल वर्षा ऋतु, पित्त का शोधन काल शरद ऋतु, और कफ का शोधन काल वसंत ऋतु। अब उनका कर्म क्या है? शोधन। वात का शोधन क्या है? बस्ती कर्म। पित्त का शोधन क्या है? विरेचन कर्म। कफ का शोधन क्या है? बमन कर्म। यह आपको पता होना चाहिए, आप सीख गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आरोग्य यानी अहोरात्र व ऋतु व पाचन काल में, पाचन काल में दोष। अब ये क्या है? अब दोष आ रहा है, देखो हर चीज में दोष आ रहा है। दोषों का ऋतु के साथ संबंध, दोष, क्योंकि चैप्टर का नाम ही दोष है। हर चीज का दोषों के साथ कोरिलेशन बैठाना है कि भाई कौन सी अवस्था में, किस अवस्था में कौन सा दोष डोमिनेंट है। बस वही चीज अपन सीख रहे हैं। ये चीज सीख गए तो फिजियोलॉजी आसान हो जाती है। अब देखो दोष क्या है? वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तीन दोष अपन पढ़ रहे हैं मेनली। ठीक है, क्योंकि मानसिक दोषों की कोई बात नहीं हो रही, शारीरिक दोषों की बात हो रही है। अपन शारीरिक चिकित्सा सीख रहे हैं। तो वात दोष, तो अहोरात्र, अहोरात्र का मीनिंग क्या है? दिन और रात, कि भाई दिन की अवस्था में वात की स्थिति क्या है, ठीक है, रात की अवस्था में वात की स्थिति क्या है, कब डोमिनेंट आता है। इसी तरीके से वह यानी क्या होता है? एज, उम्र, कि भाई युवा अवस्था में कौन सा दोष डोमिनेंट है, बाल्य अवस्था में कौन सा दोष डोमिनेंट है, और वृद्धावस्था में कौन सा दोष डोमिनेंट है। ऋतु, ऋतु अपन ने ये कर ही ली, लेकिन दोबारा से लिख दिया ऋतु। भाई कौन सी ऋतु में संचय होता है, कौन सी ऋतु में प्रकोप होता है, कौन से दोष का, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पाचन काल, पाचन काल जैसे अपन ने भोजन किया, भोजन के तुरंत बाद में कौन सा दोष डोमिनेंट है, भोजन पच रहा है उस समय कौन सा दोष डोमिनेंट है, और भोजन पच गया, पूर्णतः पच गया, तब कौन सा दोष डोमिनेंट है। ये सारी चीज़ें अपन को आज सीखनी है। अब देखो वात दोष की बात करते हैं पहले। तो वात दोष दिन के अंतिम में, मतलब जब इवनिंग के टाइम पे, तो इस समय जो अपन इस समय स्टडी कर रहे हैं ना, क्योंकि 5:15 बज रहे हैं, तो गोधूली वेला, गोधूली वेला क्या होती है? गाय के वापस लौटने का समय। जंगल से गाय चर के जब वापस लौटती है ना, उसको बोलते हैं गोधूली वेला। तो उस समय वात का डोमिनेंट होता है, मतलब दिन के पूरे दिन में से इवनिंग के टाइम पे वात डोमिनेंट है, तो दिन के अंतिम में। और इसी तरीके से रात में क्या है? रात्रि के अंतिम में। जैसे कि रात्रि का अंतिम पहर कौन सा होता है? 3 से या 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक का, ठीक है, या फिर मान लो 3 से 6 बजे का जो टाइम होता है ना, वो होता है रात्रि का अंतिम पहर। जैसे कि देखो 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6, चल 4-4 घंटे का बांट लेते हैं अपन टाइम। तो मतलब 2 से 6 वाला जो मॉर्निंग का 2 से 6 टाइम होता है ना रात का, वो होता है वात का डोमिनेंट काल। अभी ऐसा बोलोगे क्यों, ऐसा क्या रीज़न है भाई कि इवनिंग के टाइम ही होता है? आप पूछ सकते हो, ये फिजियोलॉजी। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया नोट्स में कि भाई दिन के अंतिम समय वात का डोमिनेंट काल है, रात्रि के अंतिम समय में वात का डोमिनेंट काल है। क्यों? गुणों के हिसाब से। हमेशा गुण याद करो। वात के गुण क्या है? तत्व, रुक्ष, लघु, शीत, खरा, सूक्ष्म, च अनिल है। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई सा भी गुण देख लो, लघुता, तत्व, रुक्ष, लघु, शीत, क्योंकि इवनिंग के टाइम पर शीतता स्टार्ट हो जाती है। सर्दियाँ मतलब इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि सूरज, अब देखो सूरज के हिसाब से देखते हैं इस चीज़ को। शुरुआत में कफ का टाइम होता है, मतलब दिन के यहाँ नीचे देखो कफ दोष, प्रातःकाल और रात्रि के प्रथम पहर में। क्यों? क्योंकि आप सुबह उठोगे, ओस ऊष्मा मतलब जो होती है ना, ओस बढ़ती है, स्निग्धता रहता है, गीलापन रहता है। सूरज की किरणें भी मध्यम होती हैं, एक तरह से मध्यम क्या उगता ही है, लाल लाल होता है वो, मतलब इतना असर नहीं करती, तो मतलब श्लेष्मा टाइप का रहता है, इसलिए प्रातः काल में कफ दोष रहता है। अब मीडियम में क्या होता है? अब दोपहर को क्या होता है, एक तरीके से सूरज मध्य मतलब तेज चमक रहा होता है, तो उसमें पित्त है, मतलब ऊष्मा मिल रही है, तो पित्त का काल हो गया दिन के मध्य में, मतलब मध्यकाल। और अब लास्ट में क्या हो जाता है कि मतलब अब सूरज डाउन हो रहा है, मतलब छिप रहा है, मतलब शीतता आ रही है, सूरज का प्रभाव कम हो गया, रात को छिप रहा है वो इवनिंग के टाइम में, तो दिन के अंतिम में क्या हो रहा है? वात दोष। ये समझो तीनों। अब ये तो हो गई दिन की बात। अब रात्रि को कैसे समझोगे? तो वात दोष दिन के अंतिम समय में, पित्त दोष दिन के मध्य में, कफ दोष प्रातःकाल रात्रि में। अब रात्रि की बात देखो, रात्रि के अंतिम में क्यों, रात्रि के मध्य में पित्त क्यों, और रात के प्रथम काल में कफ क्यों? इसको अब खाने से समझेंगे। जैसे अपन ने खाना खाया,
रात्रि के प्रथम पहर में जैसे 7-8 बजे अपन ने डिनर कर लिया तो कफ का बढ़ गया, क्योंकि अपन ने खाना खाया, श्लेष्मा बढ़ गया, क्योंकि खाना खाने के बाद में श्लेष्मा ऑटोमेटिक कफ बढ़ जाता है बॉडी में, तो कफ बढ़ गया तो कफ दोष। रात्रि के प्रथम पहर में कफ दोष बढ़ गया। रात्रि के मध्यम में क्या होता है, जैसे अपन सो रहे हैं, रात्रि के 10 से 2 का मध्यम टाइम है, उसमें सो रहे हैं, तो मतलब पाचन क्रिया हो रही है, और पाचन क्रिया के टाइम में क्या होता है, पित्त काम कर रहा होता है, तो पित्त का डोमिनेंट काल है, तो रात्रि के मध्यम में पित्त दोष डोमिनेंट है। और रात्रि के अंतिम में क्या हो जाए, वात दोष। क्यों? क्योंकि खाना पच चुका है। अब खाना पच चुका है तो खाने का जो पचने के बाद में उसको सही जगह पे पहुंचाना, सही जगह पे पहुंचाना, वो किसका काम होता है, वात का, क्योंकि वात के अनुसार ही तो होती है गति, कि शरीर में जितनी भी गति पाई जाती है वात दोष की वजह से पाई जाती है। तो जो खाना पच गया उसके बाद में उसको सही जगह पे पहुंचाना, कहाँ पे कौन से ऑर्गन को किस सिस्टम को चाहिए वो उतना पहुंचा देता है। और साथ में क्या होता है, सुबह के टाइम पे जैसे कि 2 से 6 के मध्य में उठने का टाइम भी हो जाता है, तो अपना जो मल मूत्र है, ठीक है, मूत्र को बाहर पास आउट करना, मल को पास आउट करना, वो किसका काम है, वात का काम है। तो वात अंतिम पैर में, मतलब जो 2 से 6 का टाइम है मॉर्निंग का, उसमें वात दोष डोमिनेंट रहता है। तो ये लाइन क्लियर होगी, दिन रात में किस तरीके से वात दोष डोमिनेंट होता है, पित्त दोष डोमिनेंट होता है और कफ दोष डोमिनेंट होता है। तो शुरुआती अवस्था में मतलब दिन शुरू हुआ कफ दोष, ठीक है, रात शुरू हुई कफ दोष, मध्यम हुआ मीडियम हुआ तो पित्त दोष, ठीक है, और जैसे अंतिम हुआ लास्ट हुआ तो वात दोष। इसको ऐसे समझ सकते हो। आप कैसे याद रखोगे भाई, भूल जाएंगे, तो अपने शरीर के हिसाब से याद करो, क्योंकि अपना सिर प्रदेश और छाती चेस्ट रीजन में क्या होता है, कफ, मतलब शुरुआती अवस्था में क्या है, कफ। और आपने जहाँ नाभि देखो, नाभि में वो होती है अमाशय, छोटी आंत, जहाँ खाना पचता है, मतलब वो क्या काम होता है, पित्त का। तो बीच में कौन सा है, पित्त दोष, तो मतलब दिन के मध्य में और रात्रि के मध्य में पित्त दोष। और ठीक है, लास्ट में नाभि से नीचे किसका स्थान है, वात का स्थान। आचार्य भागवत ने यही तो बताया कि नाभि से नीचे वात का स्थान, नाभि और हर्ट के मध्य पित्त का स्थान, और हर्ट के ऊपर किसका, कफ का स्थान। तो शुरुआत में कफ है, बीच में पित्त है, और लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, वात। तो वात को एक तरीके से ऐसे याद करोगे, वो लास्ट से लास्ट में, तो दिन के अंत में लास्ट और रात्रि के अंत में वात। तो ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर, ट्रिक्स भी बता दी और समझा भी दिया। अब देखो वृद्धावस्था में तो वही बात है कि शुरुआत में क्या, शुरुआत में बाल्यावस्था में कफ दोष, युवा अवस्था में पित्त दोष और वृद्धावस्था में वात दोष। क्यों भाई, इसमें ऐसा क्यों होता है, तो समझो। बाल्यावस्था में क्या होता है, शरीर लचीला होता है, श्लेष्मित होते हैं। तो आप जैसे बालक को देखा आपने, किसी बच्चे को, अपना पैर का अंगूठा अपने मुंह में ले लेगा, शरीर को कैसे ही मोड़ लेगा, उसको मतलब लचीला है, उसमें उपास्तियाँ ज़्यादा है, मतलब श्लेष्मा प्रधान है, डोमिनेंट है। तो इसमें बाल्यावस्था में क्या है, कफ दोष। अब युवावस्था मतलब जवान, यंग एज, उसमें मध्यावस्था में क्या, उसमें ऊष्मा, एनर्जी, जोश, सब कुछ पूर्णतः रहता है, फुल रहता है। तो किसका कौन सा दोष डोमिनेंट है, पित्त दोष। सिंपल सी बात है, उसमें स्ट्रेंथ पावर सबसे ज़्यादा होती है उस समय, उसमें मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है युवावस्था में, तो मतलब पित्त दोष। और लास्ट में बूढ़ावस्था हो गया, वृद्धावस्था हो गया, तो मतलब शरीर में दर्द हो रहा है, मतलब घुटने जवाब दे गए, तो किसकी वजह से दर्द, किसकी वजह से होता है, वात की वजह से। तो वृद्धावस्था में वात दोष। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, वात। सब बीच में क्या आता है, पित्त। और शुरुआत में क्या आ जाता है, कफ। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। शरीर के हिसाब से याद कर लो, चाहे इसके हिसाब से याद कर लो, चाहे वे के हिसाब से याद कर लो। ऋतु का अपने आप पर देखा था, अपने ऋतु का यहाँ पे समझ लिया था। तो ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है, शरद ऋतु में समन होता है। तो अपन ने यही तो देखा था। यहाँ पे देखो, ऊपर देखो भाई, ग्रीष्म ऋतु में संचय होता है, वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है, समन शरद ऋतु में होता है। इसी तरीके से पित्त दोष का वर्षा ऋतु में संचय होता है, यहाँ पे देख लो लाइन से ऊपर, प्रकोप शरद ऋतु में होता है, प्रकोप शरद ऋतु में है, और समन हेमंत ऋतु में है। पित्त कफ दोष का देख लो कि हेमंत में संचय है, बसंत में प्रकोप है, और ग्रीष्म में समन। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि हेमंत के लास्ट डे और शिशिर के स्टार्टिंग डे। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से छोटा सा करेक्शन है, करेक्शन नहीं है, एक तरीके से सही है कि भाई जब हेमंत के जो 15 दिन बीतने के बाद, जब हेमंत ऋतु स्टार्ट होती है, उसके 15 दिन बीत जाने के बाद में कफ का संचय का स्टार्ट होता है, और शिशिर के स्टार्टिंग डे, हेमंत के लास्ट के डे 15 दिन, और जो शिशिर स्टार्ट होता है तब कफ का संचय होता है एक तरीके से। क्योंकि 2 ऋतुओं में सर्दी होती है, क्योंकि उत्तर भारत की बात होती है, तो उत्तर भारत में 4 महीने सर्दी पड़ती है। तो जो सर्दी स्टार्ट होती है थोड़ी लेट होती है, और ख़त्म भी लेट ही होती है। तो इस तरीके से बताया है कि भाई 3 महीने मान लो, इस तरीके से भाई तीन महीनों में आपको ये कफ का संचय होगा। अब देखो, ये हो गई बसंत में प्रकोप होगा और ग्रीष्म में समन होगा। तो ये हो गई, ये इससे अपन ने ऊपर वाली सारणी से ये समझ लिया ऋतु वाला। अब है पाचन काल। पाचन काल वाले में मतलब वात कब होगा डोमिनेंट, पित्त कब डोमिनेंट होगा, और कब कौन सा डोमिनेंट होगा। अब इसको समझने के लिए समझो,
पहले शुरुआत से, क्योंकि शुरुआत से बात करते हैं तो आपित कप दोष की बात करते हैं। आहार ग्रहण करने के तुरंत बाद, आहार ग्रहण करने के पश्चात, जैसे ही अपन ने भोजन खाया, अपन ने रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाई, पानी पिया, तो मतलब एक तरीके से लसलसा बन जाता है पूरी आमाशय में जाके, तो कफ बढ़ गया। तो आहार ग्रहण करने के पास कौन सा दोष डोमिनेंट रहता है? कफ दोष। अब भोजन पचेगा, आहार के पाचन के समय पचमान अवस्था, मतलब पचमान अवस्था में पित्त दोष, क्योंकि पचाने का काम कौन करता है? पित्त दोष। तो पित्त दोष डोमिनेंट है। जब भोजन पचता है ना, तब पित्त दोष डोमिनेंट है। और जब पाचन काल पूर्ण हो गया, आहार के जीर्ण होने पर, मतलब पूरा भोजन पच गया, तो जो पोषक तत्व है उसको सही जगह पे पहुंचाना, मलमूत्र को त्यागना, वो किसका काम है? वात का काम है। तो वात दोष जब आहार के जीर्ण होने पर, जीर्ण होने का मीनिंग है जीर्ण, जीर्ण यानी पूर्णतः पच गया, पूर्णतः 100% पच गया, तब वात दोष डोमिनेंट होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारणी है आपके, मतलब एक तरह से सार है ये आयुर्वेदा का, कि भाई शुरुआत अवस्था में कफ है, मध्यम में पित्त है, और लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? वात दोष। हर चीज़ में आपको देखो, शरीर के हिसाब से देख लो, दिन के हिसाब से देख लो, रात के हिसाब से देख लो, उम्र के हिसाब से देख लो, ऋतुओं के हिसाब से देख लो, या पाचन काल के हिसाब से देख लो, हमेशा शुरुआत में कफ आता है, नहीं शुरुआत में कफ आता है, मध्यम में पित्त आता है, और लास्ट में वात आता है। क्लियर? अहोरात्र मतलब दिन रात, व यानी एज, ऋतु यानी वही विंटर सेशन, मतलब जितनी भी मतलब ऋतुएं हैं, ठीक है। और पाचन काल मतलब भोजन करने के बाद में कौन सा दोष डोमिनेंट है, तो अपन ने ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो एक नोट डाल के मैंने एक बात लिखी जो मैंने समझा दिया आपको पिछले वीडियो में, कि जो स्वतंत्र पूर्व स्वयं दुष्ट हो, रोग को उत्पन्न करे तथा जो प्रकृति निर्माण करे वह दोष है। क्वेश्चन आता है कि दोष किसे कहते हैं? वो मैंने बताया था ना, रक्त को चौथा दोष मान सकते हैं, नहीं मान सकते, कि भाई दोष उसी को मान सकते हैं। ये एक तरीके से परिभाषा है कि जो स्वयं दुष्ट हो, मतलब किसी अन्य की आवश्यकता नहीं हो, उसको स्वयं दूषित हो जाता है, वो दोष है। रोग को उत्पन्न करे, रोग को उत्पत्ति कर दे, और प्रकृति का निर्माण करे। प्रकृति यानी जैसे वातज प्रकृति है, कपज प्रकृति है, द्वंद्वज प्रकृति है, समझ त्रिदोषज प्रकृति है। ये प्रकृति क्या होती है? आपके जीन्स, बोलते हैं कि इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, शुरू से ऐसा ही है, इसके गुण अपने पाता, मतलब इसका पिताजी गुस्से वाला था तो बेटा भी गुस्सा वाला हो। कैसे पता लगा? प्रकृति से। भाई पिता की भी वातज प्रकृति है, बेटे की भी वातज प्रकृति है। क्यों? क्योंकि जब पिता से क्या प्राप्त होता है? शुक्राणु, शुक्र प्राप्त होता है। माता से क्या प्राप्त होता है? अंडाणु। अब जब दोनों दोष मिलते हैं, जब दोनों चीज मिलते हैं, तो उसमें कौन सा दोष डोमिनेंट है? जैसे कि वात दोष डोमिनेंट है, तो बेटे की क्या बनेगी? वात दोष की प्रकृति बन जाएगी। जैसे अब माता का अंडाणु दोष डोमिनेंट है, ठीक है, समझो कि भाई माता का जो अंडाणु था उसमें कफ दोष डोमिनेंट है। अब मान लो पिता के वो दोष से डोमिनेंट कफ दोष है, तो कफ प्रकृति बन जाएगी। अब दोनों दोष समान है, वात जो और कफ है, तो दोनों प्रकृति बन जाएंगी। तो प्रकृति निर्माण में जो योगदान देता है वही दोष है। तो रक्त ना वो ऐसा काम नहीं करता, इसलिए रक्त को दोष नहीं मान सकते थे। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में। वात पित्त कफ समूह में अपने से दूषित होते हैं, वे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करते, जबकि रक्त दुष्ट वात आदि के संसर्ग से ही दूषित होता है, स्वतंत्र रूप से दूषित नहीं होता। यहाँ पे बताया कि भाई वात पित्त कफ है ना, क्या करते हैं? स्वयं दूषित हो जाते हैं, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए ये दोष है। और रक्त स्वयं से दूषित नहीं होता, क्योंकि इसको दूषित होने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, और ये प्रकृति निर्माण भी नहीं करता, इसलिए रक्त को चौथा दोष नहीं माना जाता है। तो यहाँ में 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि अरे रक्त को चौथा दोष क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि रक्त प्रकृति निर्माण नहीं करता और स्वयं दूषित नहीं होता। दोष किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा भी यहाँ पे मिल गई कि जो स्वतंत्र पुरुष स्वयं दुष्ट हो तथा प्रकृति निर्माण करे वो दोष है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने नोट डाल के इसको लिख दिया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऋतुएं 6 हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसके इंडियन नेम, क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में चल रही ऋतुओं के भारतीय मासों के नाम लिखो। जैसे कि भाई अब आपको पता होने चाहिए भाई कौन सी ऋतु चल रही है। तो इस समय कौन सी ऋतु चल रही है? इस समय कौन सी ऋतु चल रही है? कि हेमंत चल रही है, इस समय शिशिर स्टार्ट होने वाली है। तो आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि भाई टाइम से। शिशिर क्या है? शिशिर में भारतीय महीना, अगर शिशिर का नाम आ गया तो मतलब भारतीय महीने कौन से हैं? माघ और फाल्गुन। अपन ने गाँव में सुना होगा, जो बच्चे गाँव के उनको पता होता है कि माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, ये 12 महीने हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चलता है ना, इसी तरीके से इंडियन मास, मंथ मतलब इंडियन मंथ होते हैं ना, जो भारतीय मास, इनको भारतीय महीने बोलते हैं। इनके नाम भी एग्जाम में आ जाते हैं। कभी कभी पूछ लेते भाई सावन और भाद्रपद कौन से ऋतु में आते हैं, तो ये आपको रटना है एक तरीके से। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जो गाँव के बच्चे उनको पता होगा। जैसे मैं गाँव से हूँ तो मुझे पता था पहले से, क्योंकि आजकल के जो होते हैं ना, जैसे अपनी फैमिली है, मतलब उसमें जो अपनी दादा वाली पीढ़ी है, दादा दादी वाली पीढ़ी है, उनको ये महीने याद होते हैं। तो वो बोलते हैं कि बेटा जेठ चल रहा है, कि सावन चल रहा है, भाद्रपद चल रहा है, कुंवार चल रहा है, कार्तिक चल रहा है। तो इन महीनों के हिसाब से वो बताते थे। तो भाई फसल कब बोनी है? कि भाई सावन में बारिश होगी, मतलब आषाढ़। भाई फसल कब बोनी है? बाजरे की फसल कब बोनी है? आषाढ़ मंथ में, ठीक है। और गेहूँ की फसल कब बोनी है?
कार्तिक मास में, इस तरीके से कुछ ऐसा उनका हिसाब चलता था इन महीनों से। वे तो अब है जनवरी फरवरी अपन याद रखते हैं, लेकिन जो अपनी जो भारतीय संस्कृति है वो माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख इस हिसाब से चलती है। जो ज्योतिष शास्त्र है भारत का इन महीनों के हिसाब से चलता है। तो शिशिर ऋतु में कौन से भारतीय महीने आते हैं? माघ फाल्गुन। बसंत ऋतु में चैत्र वैशाख। ग्रीष्म में जेठ आषाढ़। वर्षा में सावन भाद्रपद। और शरद में आश्विन और कार्तिक। और हेमंत में मार्गशीर्ष और पौष। ये महीने इंडियन महीने। तो क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में चल रही ऋतु का नाम लिखते हुए इसके भारतीय महीनों के नाम लिखो। तो कैसे पता लगेगा? तो वर्तमान के लिए जैसे कि 21 दिसंबर से 21 फरवरी के बीच में कौन सी ऋतु है? शिशिर। 21 फरवरी से 21 अप्रैल के बीच में वसंत। 21 अप्रैल से 21 जून के मध्य में ग्रीष्म। तो मतलब गर्मियाँ कहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं? यहाँ पे देखो 21 अप्रैल है, तो अप्रैल का महीना को पूरा ही काउंट कर लो भाई। 30 अप्रैल तक मान लो, क्या मान लो कि 30 अप्रैल तक बसंत मान लो, 1 मई से स्टार्ट कर लो, तो 10-15 दिन का अंतर चलता है, मॉडर्न टाइम में भी चलता है। तो आप यहाँ से 21 दिसंबर की जगह 1 जनवरी भी कर सकते हो भाई। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक शिशिर है, फिर मार्च से अप्रैल बसंत है, और 1 मई और जून, तो 2 महीने मई और जून ग्रीष्म है, और सावन किस में आता है? जून 21, तो जुलाई कर दो। तो मतलब 21 का ध्यान रखो या फिर 1 से याद रखो। मैंने तो 1 से याद रख रखा है भाई। 1 जनवरी से फरवरी तक क्या है? शिशिर आती है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक हेमंत है। क्लियर? तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अब करेंगे अपन प्राकृत और विकृत दोष, कल करेंगे। अभी कॉल आया इमरजेंसी, ठीक है, तो कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।